आज हम मशीन लर्निंग के उस हिस्से की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो है मैथ यानी गणित। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मशीन लर्निंग असल में सिर्फ कोड की कुछ लाइनें नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे वो गणित के सिद्धांत हैं जो एआई को एक तरह से सोचने की ताकत देते हैं। अच्छा, एक बात जो अक्सर सुनने में आती है वो ये है कि भाई अगर कोडिंग आती है तो मशीन लर्निंग भी आ ही जाएगी। पर क्या ये सच में इतना सीधा है? आज की हमारी इस चर्चा का मकसद इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि ये सोचना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मशीन लर्निंग का जो असली जादू है ना, वो कोड की लाइनों में नहीं, बल्कि उन लाइनों के पीछे छिपे मैथ्स के फॉर्मूलों और सिद्धांतों में है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले डेटा की अपनी भाषा, फिर अनिश्चितता का लॉजिक, इसके बाद मशीन के सीखने का इंजन क्या है, और आखिर में ये सब एक प्रैक्टिशनर के लिए जानना क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने पहले पिलर यानी स्तंभ से शुरू करते हैं, और वो है लीनियर अलजेब्रा। इसे हम मशीन लर्निंग की दुनिया में डेटा की अपनी जुबान भी कह सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये लीनियर अलजेब्रा है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वेक्टर्स और मैट्रिक्स का गणित है। मतलब ये डेटा को ऑर्गेनाइज करने और उसे समझने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। इसी की वजह से मशीनें ढेर सारी जानकारी को एक साथ प्रोसेस कर पाती हैं। सोचिए, जब भी हम कोई डेटा इकट्ठा करते हैं तो कंप्यूटर उसे हमारी तरह नहीं पढ़ सकता। तो उसे समझाने के लिए हम डेटा को कॉलम्स और टेबल्स में सजाते हैं। बस गणित की दुनिया में इन्हीं कॉलम्स को वेक्टर्स और टेबल्स को मैट्रिक्स कहते हैं। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है और उस पर काम करता है। इस पर एक बड़ा मजेदार मीम भी है। वो कहता है कि मशीन लर्निंग कुछ नहीं, बस डेटा को लीनियर अलजेब्रा के एक बड़े से ढेर में डालो और दूसरी तरफ से आपको जवाब मिल जाएगा। अब ये सुनने में भले ही मजाक लगे, लेकिन सच कहूं तो ये लीनियर अलजेब्रा की अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। और यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक कमाल का मेल देखने को मिलता है। देखिए, मैथ्स में जिसे हम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी वेक्टर स्पेस कहते हैं, वही चीज़ मशीन लर्निंग में जाकर डेटा का एक ठोस फीचर स्पेस बन जाती है, जिस पर सारा काम होता है। तो असल में इसका इस्तेमाल होता कैसे है? उदाहरण के लिए, डॉट प्रोडक्ट जैसी टेक्निक से ये पता लगाया जा सकता है कि दो दस्तावेज आपस में कितने मिलते जुलते हैं। इसी तरह वेक्टर प्रोजेक्शन एक तरह से डेटा की जटिलता को कम करता है ताकि उसे समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो डेटा को अपनी भाषा तो मिल गई, लेकिन असल दुनिया में तो कुछ भी 100% पक्का नहीं होता है ना। यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, यानी प्रायिकता और सांख्यिकी। क्योंकि मशीन लर्निंग सिर्फ पक्के जवाब देने के लिए नहीं है, बल्कि अनिश्चितता को समझने के लिए है। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हमें इसी अनिश्चितता को नापने का एक टूल देती है। ये मशीन को ये बताने की ताकत देती है कि वो अपनी भविष्यवाणी पर कितना भरोसा करती है, खासकर तब जब उसके पास पूरी जानकारी नहीं है। जैसे ये अंदाजा लगाना कि आज बारिश होगी या नहीं, या फिर ये पहचानना कि कोई ईमेल स्पैम है या काम का। ये सब कुछ संभावनाओं का ही तो खेल है। प्रोबेबिलिटी के बिना कोई भी मॉडल ये बता ही नहीं सकता कि उसे अपने जवाब पर कितना यकीन है। और यहीं स्टैटिस्टिक्स का एक सबसे जरूरी सबक सामने आता है, कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच का फर्क। मतलब सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, ये जरूरी नहीं कि एक दूसरे की वजह से हो रही हों। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, और मशीन लर्निंग में इससे बचना बहुत जरूरी है। ये मज़ेदार लाइन इस बात को कितने अच्छे से समझाती है। मुझे लगता था कि कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन है। फिर मैंने स्टैटिस्टिक्स की क्लास ली, अब मैं ऐसा नहीं सोचता। लगता है क्लास से मदद मिली। खैर, शायद ये दिखाता है कि ये फ़र्क समझना कितना ज़रूरी भी है और कभी-कभी कितना मुश्किल भी। तो हमने देख लिया कि डेटा को कैसे सजाना है और अनिश्चितता से कैसे निपटना है। पर सवाल ये है कि मॉडल असल में सीखता कैसे है? यहीं पर हमारा तीसरा और आखिरी पिलर काम आता है, कैलकुलस और ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई मॉडल अपनी गलतियों को कम से कम करने के लिए खुद को लगातार बेहतर बनाता है, मतलब इम्प्रूव करता है। और इस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को जो पावर देता है, जो इंजन इसे चलाता है, वो है कैलकुलस, खासतौर पर मल्टीवेरिएबल कैलकुलस।
अब देखिए, मशीन लर्निंग मॉडल्स में ना हजारों, कई बार तो लाखों पैरामीटर्स होते हैं। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम ये समझ सकें कि इन सब को एक साथ थोड़ा थोड़ा बदलने पर क्या असर होगा। यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलस काम नहीं आता, हमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। इसका सबसे पॉपुलर उदाहरण है ग्रेडियंट डिसेंट। इसे समझने के लिए एक कहानी की तरह सोचिए। मान लीजिए कोई अंधेरे में एक पहाड़ से नीचे उतर रहा है। वो क्या करेगा? वो सबसे तेज ढलान वाली दिशा ढूंढेगा, फिर उस तरफ एक छोटा कदम रखेगा और वो यही करता रहेगा जब तक कि वो घाटी के सबसे निचले पॉइंट पर न पहुंच जाए। बस ये जो सबसे निचला पॉइंट है, यही मॉडल की सबसे कम गलती वाली जगह है। और ऑप्टिमाइजेशन भी मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है अनकंस्ट्रेंड, मतलब जहां कोई रोक टोक नहीं है और मॉडल को बस सबसे अच्छा रिजल्ट ढूंढना है। और दूसरा है कंस्ट्रेंड, मतलब जहां कुछ शर्तों या सीमाओं के अंदर रहते हुए सबसे अच्छा समाधान खोजना होता है, जैसे एक लिमिटेड बजट में सबसे कम समय में कहीं पहुंचना। तो अगर इन सबको हम एक साथ जोड़ दें तो एक मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर की टूल किट कैसी दिखती है? जाहिर है ये सिर्फ कोडिंग से तो कहीं ज्यादा है। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। मशीन लर्निंग की जो पूरी बुनियाद है वो इन्हीं मैथ्स के पिलर्स पर टिकी है। आप देख सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस, ये तीनों मिलकर कितना बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ये सिर्फ साइड एक्टर्स नहीं है, ये तो कहानी के हीरो हैं। तो अगर एक लाइन में कहें तो क्या है? लीनियर अलजेब्रा डेटा को एक स्ट्रक्चर देता है, प्रोबेबिलिटी अनिश्चितता से डील करती है और कैलकुलस मॉडल को लगातार सीखने और बेहतर होने की ताकत देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, मैथ्स की समझ ही वो फर्क पैदा करती है जो सिर्फ टूल इस्तेमाल करने वाले और टूल को सच में समझने वाले के बीच होता है। ये उस ब्लैक बॉक्स के अंदर देखने की काबिलियत देती है ताकि हम ये समझ सकें कि कोई मॉडल आखिर एक खास फैसला ले क्यों रहा है। तो चलिए, इस सवाल पर सोचते हुए आज की बात खत्म करते हैं कि अगर कोड एक मशीन को ये बताता है कि उसे क्या करना है, तो क्या ये गणित ही है जो उसे ये सिखाता है कि उसे कैसे सोचना है?